नमस्कार दोस्तों, मैं उर्जित आपके लिए मध्य प्रदेश पीएससी भूगोल के कड़ी में मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। दूसरा वीडियो बेसिकली क्या है? दूसरा वीडियो है नर्मदा सोन घाटी। अब नर्मदा सोन घाटी में हम लोग इसकी जो है चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो नर्मदा सोन घाटी है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें डायग्राम का बहुत महत्व है। अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, एग्ज़ाम चेक करने वालों को आसानी से दिखता है कि हाँ, स्टूडेंट को कुछ मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, ये टेंडेंसी होती है और एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी हम देख लेते हैं नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है कहाँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, पिछले वीडियो में बताया है कि मैं मध्य प्रदेश पीएससी के जितने पेपर हैं 25 से 30 वर्षों के सारे पेपर में सॉल्व करवा दूंगा, और सॉल्व कराऊंगा बाकायदे, इसको लिखवाऊंगा कि किस तरह से, और उसकी पीडीएफ भी अपलोड करूंगा किस तरह से जो है सॉल्व करना है। क्योंकि आजकल इतना मटेरियल हो गया है कि समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें। लगता है सब पढ़ लें, पर जब लिखने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें लिख ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारी किचर पचर होती है। इसलिए लिमिटेड पढ़िए, एकदम बिल्कुल लिमिटेड बुक हो, लिमिटेड पढ़िए और कोशिश कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो भी बहुत डाले हुए हैं। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में, क्योंकि जो लिखने वाला चेक करने वाला तो उसको साधारण भाषा चाहिए, क्योंकि उसको एक कॉपी चेक करनी नहीं है, उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। और जब बहुत सारी कॉपी चेक करनी है तो वो भी सोचता है कि फालतू की जो चीज़ें हैं या स्टूडेंट सिंपल साधारण से लिख के दे, जिससे कि मैं फटाफट चेक करके और मैं दूसरी कॉपी चेक करूँ। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए साधारण भाषा में लिखिए, आसानी से उसको समझ में आ जाए। नहीं तो फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो नंबर भी कम देना स्टार्ट कर देता है। साधारण भाषा में एकदम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा अगर लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में उस बच्चे के दिमाग के हिसाब से, जैसे कि 10 साल 10वीं क्लास 11वीं क्लास, लिए उसको स्कूल के हिसाब से वो बनाई जाती है। उसमें डायग्राम बहुत बनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को, देखिएगा आप 100% बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें डायग्राम, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा सोन घाटी में सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना लिया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये मालवा का पठार, जैसे मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सतपुड़ा पठार, और ये नर्मदा सोन घाटी। तो हम बात करें नर्मदा सोन घाटी की। ये रही नर्मदा सोन घाटी। ये वाला क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग जरा सा इसके कंटेंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन, कि आखिर ये है कहाँ। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, और इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ, इसके लिए इसके बाद में बात करेंगे। तो नर्मदा सोन घाटी में सबसे पहले जो है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ है, तो मालवा के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर, यानी मालवा पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की जो मध्य में स्थित है उसे नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। ठीक है, प्री में अगर पूछ जाए नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है कहाँ, मालवा पठार के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, या बघेलखंड पठार के दक्षिण में। इस तरह के मतलब प्रश्न बना के आया हुआ है, दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कहाँ अवस्थित है, मालवा पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में क्या अवस्थित है, नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी प्रदेश सबसे नीचा भाग है। क्या, कौन सा भाग है ये? सबसे प्रदेश का सबसे निचला भाग है। ठीक है, जो सबसे निचला भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। कितनी है? 300 से 400 मीटर है। इसका निर्माण दक्कन ट्रैक्ट नामक चट्टानों से हुआ है। ठीक है, यहाँ मुख्यतः नर्मदा, सोन आदि प्रमुख नदियाँ और इनकी सहायक नदियों के साथ ये प्रवाहित होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं पर। छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लिखना ही होगा। तो ये छोटा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इस पर विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी? जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या। इसके आधार पर हम इसकी विशेषताएं जो है हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जो है जलवायु हम देख रहे हैं। अब जलवायु कैसी है, तो इस क्षेत्र का औसत तापमान जो है 40 सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10 सेंटीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा है 70 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक होती है, यानी अच्छी खासी वर्षा इस क्षेत्र में होती है। किंतु पूर्व से पश्चिम तक आ जाने पर वर्षा में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक है, या वर्षा की मात्रा कम होती जाती है।
ठीक है। तो ये होगा जलवायु, यानी जलवायु में मैंने कितना बताया, जलवायु में केवल इतना बताया, बहुत सिंपल साधारण कि इसका औसत तापमान 40 सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो वर्षा बेसिकली 70 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक होती है, यानी ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में भिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। ये होगा इसकी जलवायु। देखिए, बताने को बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्योंकि हमें केवल जितना कहा जाए उतना ही लिखना होता है, इसलिए जो है ज़्यादा ना लिखने की आवश्यकता है। और क्योंकि उससे फालतू में पेज बढ़ेंगे बस, तो हमें पेज नहीं भरना, क्योंकि हमारे लिए समय और शब्द सीमा सब निर्धारित है और उस निर्धारित के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर प्रश्न आपको केवल एक ही प्रश्न नहीं लिखना है। अभी पेपर 1 में खंड आ खंड बा 2 होते हैं, तो अपन खंड बा पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि अगर ज्योग्राफी जिसमें पढ़ रहे हैं तो उसके पहले खंडा भी तो हमें करना पड़ रहा होगा, समय की बहुत अभाव होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके कम शब्दों में ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको जलवायु क्लियर हो गया। इसके बाद मिट्टी और वनस्पति। इस क्षेत्र में काली और गहरी काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। कैसी पाई जाती है? काली मृदा और गहरी काली मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में वनस्पति की अधिकता है, ठीक है। ये तो मृदा हो गई। अब इस क्षेत्र में वनस्पति की अधिकता है, किंतु पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वनस्पति में भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। यहाँ मुख्यतः सागौन, आम, जामुन, सनई, तेंदू, कटीली झाड़ियाँ, बबूल, नीम आदि ये वृक्ष जो है इस पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सागौन है, सनई है, आम है, तेंदू है, ये पाए जाते हैं किधर? पूर्व साइड पे। जैसे पश्चिम की ओर जाते जाएंगे तो यहाँ कटीली झाड़ियाँ, बबूल, नीम ये सब पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर कटीली झाड़ी, यहाँ पे कांटेदार वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वनस्पति। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कृषि और खनिज। इस क्षेत्र में मुख्य कृषि की जाती है। यहाँ कृषि जो है गेहूँ, चावल, कपास, ज्वार, चना, मक्का, मूंगफली आदि चीज़ यहाँ पर ये बोई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो होशंगाबाद ज़िले में जो है गेहूं की मात्रा अत्यधिक होती है, बहुत गेहूं होता है। और एक अनुमान लगाया जाता है कि उत्पादन के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये पंजाब को ही पीछे छोड़ देता है कभी कभी ये होशंगाबाद क्षेत्र, ठीक है। और जो खरगोन, खंडवा है पश्चिम, यहाँ कपास और मूँगफली की पैदावार होती है। और खनिज की दृष्टि से बात करें तो यहाँ खनिज की दृष्टि से भी ये क्षेत्र संपन्न है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ बॉक्साइट, मैग्नीज, कोयला, फेल्सपार ये जो है ये चीज़ें यहाँ पर, ये खनिज यहाँ पर मिलता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उद्योग और जनसंख्या। यहाँ पर उद्योग चीनी मिट्टी, सीमेंट, सूती वस्त्र, कागज कारखाना, अपने नगर में कांच उद्योग और उत्खनन, ये यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। और जनसंख्या जो है, जनसंख्या कृषि और उत्खनन व्यवसाय यहाँ का प्रमुख है। दोस्तों, जो मैंने इसमें बात की कि नर्मदा सोन घाटी में हमने इन सब बिंदुओं पे बात की, अगर मैं कहूँ कि आप ये 50 शब्दों में लिखें तो 50 शब्दों में हम क्या लिखेंगे? बताइए, 50 शब्दों में इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है? तो बेसिकली अगर मुझे लगता है अगर लिखूँ तो मैं 50 शब्दों में लिखूँगा। छोटा सा डायग्राम बनाऊँगा जल्दी से, और फटाफट ये कहाँ अवस्थित है, इसमें कौन कौन इसका जो है कौन कौन से इसका निचला भाग है, और कितनी विशेषताएं बताई हैं, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, इन सबको एक एक लाइन में लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से 6 से 7 लाइन आपकी हो जाएगी, और ये 50 शब्दों के लिए ही पर्याप्त है, और 50 शब्दों में इतना ही लिखा जाएगा। और जो ये पूरा मैंने बताया है कि जलवायु, वनस्पति, कृषि, ये जो है अब आप जो है ये सारी चीज़ें लिखेंगे, इतना पूरा लिखेंगे, ये जलवायु से लेके ये यहाँ पूरा जब यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, और इसके बाद ये डायग्राम ये पूरा ये बनाएंगे, ये आपके 200 शब्दों के लिए ये पर्याप्त होगा। मैं बार बार आपको इसलिए शब्द सीमा बताता रहता हूँ, क्योंकि जब आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ पे शब्द कम पड़ते हैं, वहाँ समय बहुत ही कम पड़ता है, तो ऐसा लगता है क्या छोड़ दें क्या लिख दें, इसीलिए यहाँ पर सेलेक्टेड चीज़ ही आपको बताई गई है, ठीक है। तो इस पर आप लोग बिल्कुल विशेष तौर पर इस पर जो है आप लोग गौर करें। चलिए, तो वीडियो में मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, देखते रहिए। अभी शुरुआत है, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और अगर आप पढ़ना है MPPSC क्लियर करना है तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें चल रही हैं, और आपको मैं हर
रोज़ 2 वीडियो अपलोड करूँगा और आप देखिएगा कि आपको आप और साथ साथ आप इसमें नोट्स भी बनाते चलिए अपने हिसाब से, और नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। जब अगला वीडियो डालूंगा तो उस नोट्स जो आपने बनाया है उसके ऊपर रिवाइज कर लीजिए। मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का मतलब भूलने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे आपने आज 2 वीडियो बनाया और कल 2 वीडियो, तो जब 2 वीडियो आप पढ़ेंगे उसके पहले ही इन 2 वीडियो जो आपने इसमें लिखा है, नोट्स बनाए हैं, इसको क्या कीजिए आप, इसको जो है आप लोग रिपीट कीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपने तो पूरा रिकॉल हो जाएगा। अब 1-2 बार जब रीडिंग मारेंगे तो अपने आप ही वो पूरा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार।